डेटा मुझे रीड करना है अपने प्रोग्राम में तो कैसे करेंगे, या मुझे अपने प्रोग्राम से किसी फाइल पे डेटा राइट करना है तो कैसे करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को पाइथन में फाइल इनपुट आउटपुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा पाइथन प्रोग्राम है, और मान लीजिए ये आपकी फाइल है। तो आप इस फाइल से इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, इस फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। रीड राइट ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, फाइल इनपुट आउटपुट के नाम से जाना जाता है। अब जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल होती है हमारे पास। लाइक हमारे पास एक्सेल फाइल होती है, सीएसवी फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई, पीपीटी फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई। तो फाइल कई तरह की होती हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये हर तरह की फाइल को रीड करना या राइट करना उसके लिए फोकस नहीं करता है। ये टॉपिक स्पेशली फोकस करता है टेक्स्ट फाइल के लिए। अगर मुझे टेक्स्ट फाइल को रीड या टेक्स्ट फाइल को राइट करना है डेटा, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कभी एक्सेल, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, पीपीटी इस तरह की फाइलों को मुझे रीड करना पड़ा, तो उसके लिए फिर अलग हमारे पास पाइथन में क्या आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, जिनको हम पिप इंस्टॉल करके पहले यूज करेंगे। उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम में उनका यूज करके उन तरह की फाइलों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पाइथन के अंदर जो स्टैंडर्ड पाइथन है हमारा, जो पाइथन सेटअप के साथ चीजें मिलती हैं, वो हमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करने के लिए ही मिली हुई है। अदर फॉर्मेट की फाइलों को रीड राइट करने के लिए हमें अलग लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना पड़ता है। अब आप में से अगर किसी का कोर्स डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस होगा, तो आपको एक्सेल, सीएसवी, पीडीएफ, पीपीटी, वर्ल्ड फाइल को भी रीड करना सिखाया जाएगा। अगर आपका कोर्स मशीन लर्निंग एआई होगा, तो आपको ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल को भी रीड राइट करना सिखाया जाएगा। बट अगर आपका कोर्स पाइथन के साथ फुल स्टैक है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम या तो टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे होगे या फिर जेसन फाइल पे काम कर रहे होगे। टेक्स्ट फाइल के साथ कैसे रीड राइट करेंगे, ये मैं अभी आपको सिखा दूंगा। और जेसन फाइल के साथ कैसे रीड राइट करते हैं, जब आप जेंगो पढ़ेंगे तो उस समय आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम बेसिक टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर टेक्स्ट फाइल क्या होती है। टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर करेक्टर्स होते हैं। एक्सटेंशन मैटर नहीं करेगा। एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी हो सकता है, डॉट नोएडा हो सकता है, डॉट दिल्ली हो सकता है, डॉट एबीसी लगा लो। एक्सटेंशन मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपकी फाइल में करेक्टर्स आते हैं, तो ऐसी फाइल को क्या बोला जाता है, टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछें क्या एमएस वर्ड एक टेक्स्ट फाइल है, आंसर इज नो। क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, उसमें तो आप बुलेट्स ऑप्शन लगा सकते हैं, उसमें आप हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। तो वो सब करेक्टर्स नहीं होते हैं। एक्सेल फाइल भी एक टेक्स्ट फाइल नहीं होती है, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी इमेज आ जाती है, एक्सेल के अंदर भी लिंक्स आ जाते हैं। तो ऐसी फाइल जिसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स आ सकते हो, उसके अलावा कुछ और ना आ सकता हो, ऐसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आज तक हम लोग पाइथन के जितने प्रोग्राम बनाकर डॉट पी फाइल में सेव करते थे, तो वो एक टेक्स्ट फाइल है। हमने कहा वो एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि आपने पाइथन के प्रोग्राम में जो भी लिखा है कोड बनाने के लिए, वो सब करेक्टेड तो लिखे हैं, उसमें कौन सी आपने इमेज लिखी हुई है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है, वो फाइल जो करेक्टर्स कंटेन करे, कंटेन्स ओनली करेक्टर। करेक्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अल्फाबेट, डिजिट्स,
सिंबल्स, स्पेस, न्यू लाइन करेक्टर, टैब स्पेस, इन सबको क्या बोलते हैं? करेक्टर कहते हैं। तो करेक्टर का मतलब हो गया हमारा अल्फाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स, स्पेस, टैब स्पेस, न्यू लाइन, है ना, इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? करेक्टर्स कहा जाता है। ठीक। अब कैसे करेंगे इस काम के लिए, उसे समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कोई एक फाइल होनी चाहिए जिस फाइल से हम डेटा को रीड करेंगे। पहले हम रीड करना सीखते हैं, उसके बाद फिर हम राइट करना सीखेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, डी ड्राइव के अंदर सिंपल सी एक फाइल बना लेता हूँ। नोट पैड से मैंने खोली और फाइल बना दी। इस पर कुछ भी लिख देते हैं अभी। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर पाइथन इज ए सिंपल लैंग्वेज इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 1991 बाय। तो अब देखो इसमें अल्फाबेट भी है, स्पेस भी है, न्यू लाइन भी है, डिजिट भी है ना, लगभग सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाती है। ठीक है। इसको मैं कोई एक नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया मैसेज MSG, और एक्सटेंशन इसका हो गया बाय डिफॉल्ट .txt। अब इस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ, ये फाइल है, इस फाइल का जो भी डेटा है मैं रीड करना चाहता हूँ। ठीक है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले पाइथन के अंदर एक ओपन नाम का फंक्शन होता है, और ओपन फंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं? फाइल को ओपन करते हैं। अब उस फाइल के साथ आप रीड करेंगे या उस फाइल पर राइट करेंगे, ये बाद में बताना है। सबसे पहले फाइल के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसको ओपन करना होता है। तो ओपन नाम का पाइथन में एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में हम क्या पास करते हैं? फर्स्ट आर्गुमेंट में हम पास करते हैं फाइल का पाथ एज ए स्ट्रिंग। कहाँ पर आपकी फाइल रखी है उसका पाथ पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पर अपना पाथ पास कर दिया। मान लीजिए मैंने डी ड्राइव के अंदर रखे, तो D:/। ठीक है। उसके बाद फाइल का नाम MSG.txt। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट में हम क्या पास करते हैं? फाइल का मोड। मोड का मतलब कि आप इसे रीड करना चाहते हैं या इस पर राइट करना चाहते हैं। तो सेकंड आर्गुमेंट में हम बताते हैं अपना मोड एज ए स्ट्रिंग। मैं लिखूंगा यहाँ पर R, दैट मीन्स रीड। ठीक है। उसके बाद फिर ये ओपन फंक्शन क्या करता है? ये ओपन फंक्शन जो आपने पाथ बताया है उस पाथ पर फाइल को ढूंढता है। अगर फाइल मिल जाती है, अगर मिल जाती है, नहीं मिलती है तो एरर आ जाएगी, फाइल नॉट फाउंड। और अगर फाइल मिल जाती है, वो फाइल आपको वापस कर देता है एक पाइथन में स्टोर करके। तो हम उसे एक वेरिएबल में यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। लेटर सपोज उसका नाम मैंने F कर दिया, I कर दिया, X कर दिया। तो ज्यादातर पाइथन प्रोग्रामर उस वेरिएबल का नाम फाइल रख लेते हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर ये जो फाइल आपने ओपन करी है ये आकर हमारी स्टोर हो जाती है। ठीक है। अब अगला काम क्या है? अगला काम यह है कि फाइल के अंदर से करेक्टर को रीड करना। तो कैसे फाइल के अंदर से करेक्टर को रीड किया जाता है वो समझते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी फाइल है। ठीक है। तो इंटरनली फाइल के अंदर एक कर्सर हमारा क्रिएट होता है। जब हम फाइल ओपन करते हैं तो फाइल के अंदर एक कर्सर क्रिएट हो जाता है। जैसे ये कर्सर है मेरा, अभी देखो S के पास, N के पास आ गया, F पर आ गया। तो जो मेरा माउस कर्सर है वो देखो, ये मैं चला रहा हूँ यहाँ माउस कर्सर। इसी तरह से इंटरनली फाइल के पास अपना एक कर्सर और होता है।
तो कर्सर शब्द क्या बताता है, आपकी करंट पोजीशन क्या है ये बताता है। तो जैसे मैं माउस का कर्सर देखूं तो मैं कहाँ पर हूँ, अभी ए के पास। अगर मैं कुछ भी डिलीट करूंगा, बैक स्पेस करूंगा, लिखूंगा, तो कहाँ से राइट होगा, वो ए से हमारा राइट होना, डिलीट होना शुरू होगा। जहां कर्सर होता है वहां से ऑपरेशन आपके होते हैं, यही होता है माउस कर्सर का मतलब। इसी तरह से पाइथन में इंटरनली जब भी फाइल ओपन होती है तो उसका एक कर्सर क्रिएट होता है, और वो कर्सर कहाँ होता है, जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर। तो मेरी फाइल का फर्स्ट करेक्टर कौन है यहाँ पर, पी। तो पी से जस्ट बिफोर वो करेक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है, लाइक यहाँ पर ऐसे मान लो ये वो फाइल का कर्सर है, ठीक है। अब अगर आप फाइल के ऊपर रीड मेथड कॉल करते हैं, तो रीड मेथड क्या करेगा, रीड मेथड कर्सर के नेक्स्ट करेक्टर्स को रीड करना शुरू करेगा। तो अगर इनिशियली कर्सर की पोजीशन जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर होती है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर इनको सीरियल नंबर दे सकता हूँ, करेक्टर 1, करेक्टर 2, करेक्टर 3, करेक्टर 4, करेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके। तो इनिशियली हमारा कर्सर क्या है, फर्स्ट करेक्टर से पहले है, तो हम उसको नंबर दे देते हैं 0, कि कर्सर कहाँ पर है, अभी 0 करेक्टर पर है, मतलब किसी भी करेक्टर से जस्ट बिफोर है। अब रीड क्या कह रहा है कि आप मुझे बताओ कितने करेक्टर पढ़ने हैं। मैंने कहा जी इससे 5 करेक्टर पढ़ने हैं। तो अब कौन से 5 पढ़ने हैं आप नहीं बताओगे, फाइल इंटरनली फाइल में अपने कर्सर को देखेगी कहाँ पर है, और उस कर्सर की पोजीशन के आगे के 5 करेक्टर रीड करके आपको दे दिए जाएंगे। तो इनिशियली फाइल का कर्सर 0 पर होता है, तो 5 करेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 5 करेक्टर रीड करके आपको दे दिया जाएगा, और फाइल का कर्सर सबसे लास्ट करेक्टर जो भी रीड हुआ है वहां पर आ जाएगा। तो कर्सर अब कहां पर आ गया होगा, ओ पर आ गया होगा, कर्सर हमारा ओ पे पॉइंट करने लगा होगा। तो ये पांचों करेक्टर रीड करके एक स्ट्रिंग में रखकर आपको दे दिए गए होंगे, आप उसे एक वेरिएबल में रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा प्रिंट कराने से क्या होगा, शुरू के 5 करेक्टर आ जाएंगे, और हमारा कर्सर जो सबसे आखिरी करेक्टर भी रीड हुआ है वहां पर आ जाएगा, डेट इज ओ पर आ जाएगा। अब अगर आपने फिर से कहा कि मुझे 3 करेक्टर रीड करने हैं, तो कौन से 3 करेक्टर रीड करेगा वो, एन स्पेस और आई, और कर्सर कहाँ आ जाएगा, आई पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से अगर मैं कहूँ कि मुझे भाई 3 करेक्टर चाहिए, तो आगे के 3 करेक्टर लाकर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और फाइल का कर्सर आ गया होगा आई के पास। अब आप आगे रीड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हमारा ये करेक्टर इग्नोर कर दो। अब सीधा हम एल से पढ़ेंगे। अगर एल से आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो आपका कर्सर कहाँ आ जाना चाहिए, स्पेस पर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी कहाँ पर है आपका कर्सर, आई पर। तो अब आप ये देखो, ये वाला जो स्पेस है ये कौन से नंबर का करेक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। अब 20 पर आपका एल है। तो आप क्या कर सकते हैं, कर्सर को रीसेट कर सकते हैं। आप लिखेंगे फाइल डॉट सीक। सीक क्या करता है, कर्सर की पोजीशन को रीसेट कर देता है। अभी कर्सर कहाँ पर है, जहां भी होगा वहां से कहाँ ले जाएगा जो आप बता दोगे। तो मैंने क्या बता दिया, 19। तो अब कर्सर कहाँ पहुंच गया, सीधा 19वें करेक्टर पे पहुंच गया। अब अगर आपने कहा आपसे कि भाई मुझे आगे के 5 करेक्टर रीड करके दे दो, तो अब यहाँ पर कौन से 5 करेक्टर रीड होंगे, 20वें करेक्टर से 5 गिनने शुरू होंगे, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, ऐसे हमारे आ जाएंगे। और हमारा अब कर्सर कहाँ गया होगा, 5 आगे, 19 पे था, 20, 21, 22, 23, 24, यू पर आ गया होगा। अब अगर आपने कुछ आगे मांगा तो फिर अब आपको ए से पढ़कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने कहा यार ऐसे तो गिनती करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। अब मैं आपसे को फाइल में सारे करेक्टर दे दो, तो ऐसे आप मुझसे गिनवाओगे कि कितने करेक्टर है, क्योंकि मुझे रीड को बताना पड़ता है ना कितने करेक्टर रीड करने हैं। तो रीड कहता है नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है।
अब आपने अभी जैसे पढ़ा फाइल को, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि अब फाइल का कर्सर जहां भी आ चुका है उसके आगे से सारे कैरेक्टर पढ़ लो, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, -1। -1 का मतलब क्या है, रीड ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ कर्सर पोजीशन। तो कर्सर पोजीशन को दिमाग में जरूर रखना है, फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो ऑल का मतलब ये नहीं है कि पहले करेक्टर से लेकर और आखिरी करेक्टर तक। ऑल का मतलब यहाँ पर है फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ करंट कर्सर पोजीशन। और करंट कर्सर पोजीशन जिस समय लाइन लिखी गई है क्या आ चुका है हमारा, आई थिंक 24 के आसपास होगा। हो गया फाइल पूरी रीड। अब मुझे फाइल पर आगे काम नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए, फाइल को क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया, फाइल डॉट खत्म, बस इतना ही है। 3 स्टेप होते हैं, फाइल को ओपन करना है और फाइल को अपने हिसाब से रीड कर लो, कैसे करना है ना। 2-2 करेक्टर रीड करने हैं, 10-10 करने हैं, 50-50 करने हैं, एक बार में सारे करने हैं, कैसे करने हैं वो आप देखो कैसे करना है। और जब फाइल रीड हो जाए उसके बाद फाइल को क्लोज कर देना। ठीक है, तो अब अगर मैं आउटपुट बताऊं तो पहले बार 5 करेक्टर कौन से रीड होंगे, टी से लेकर ओ तक। अगली बार के 3 करेक्टर आएंगे एन स्पेस आई। अगली बार हमारा कर्सर रीसेट हो गया, 19 पर आ गया, तो गिनती अगर हमारी सही है तो स्पेस पर कर्सर पहुंच गया। आगे के 5 करेक्टर LANGU आ गए। उसके बाद -1 का मतलब ऑल करेक्टर, यानी कि अब कर्सर पोजीशन यू पर है, तो ए से लेकर और ई तक सारे करेक्टर एज इट इज पढ़ लो। शुरू के 5, आगे के 3, फिर 19 पे पहुंच गया कर्सर, फिर उसके आगे के 5, फिर आगे से लेकर लास्ट तक सारे करेक्टर। अब ज्यादा बार आपकी जरूरत टुकड़ों में फाइल रीड करना नहीं होती है, मैंने बता दिया है। लेकिन ज्यादा बार ऐसा हम नहीं करते हैं। ज्यादा बार हम क्या कहते हैं, फाइल खोलो पूरी पढ़ लो। फाइल को ओपन करते हम क्या बोलेंगे, पढ़ते ही आपको सारे करेक्टर को रीड कर लेना है। तो जिस समय फाइल मेरी ओपन हुई है उस समय फाइल का कर्सर कहाँ पर है, 0 पर, यानी कि जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर है। अगर मैं उसी समय लगा दूं -1 रीड -1, इसका मतलब सारे करेक्टर पढ़ने हैं कहाँ से, कर्सर की पोजीशन के नेक्स्ट से। तो कर्सर की पोजीशन इस समय कहाँ पर है, बिल्कुल इनिशियली है। दैट मीन्स ऑल फाइल्स, आपको फील आएगा कि पूरी फाइल रीड हो गई हमारी। ठीक है, अब पाइथन ने सोचा कि 10 बार अगर कोई बंदा फाइल हैंडलिंग पढ़ रहा है तो 10 में 6-7 बार वो पूरी फाइल ही पढ़ता है, टुकड़ों में नहीं पढ़ता है, बहुत कम जरूरत पड़ती है टुकड़ों में पढ़ने की। तो उसने क्या करा, पाइथन ने अपने आप रीड से कहा कि अगर आपको ना बताया जाए कि कितने करेक्टर पढ़ने हैं तो अपने आप से क्या मान लेना, -1 मान लेना। और -1 का मतलब क्या होता है, ऑल करेक्टर फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। ठीक है, तो इस समय फाइल आपने ओपन करी है तो कर्सर इनिशियली है, और उसी समय अगर आपने रीड लगा दिया बिना कुछ बताए हुए तो ऑटोमेटिकली वो क्या मान लेगा, -1 मान लेगा और सारे करेक्टर को वो रीड कर लेगा। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मेरी फाइल एक बार क्लोज हो गई है और मैं फिर से फाइल से कुछ रीड करना चाहूँ तो रीड नहीं होगा, एरर आ जाएगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल। जब तक फाइल क्लोज नहीं हो रही है आप रीड करो, कैसे करोगे आपकी मर्जी। अगर फाइल क्लोज हो गई तो इसका मतलब अगर यही फाइल दोबारा रीड करनी पड़ी तो दोबारा ओपन करनी पड़ेगी। एक बार क्लोज होने के बाद अगर वही फाइल से फिर से डेटा निकालना है तो फिर से आपको ओपन करनी पड़ेगी, और अगर आपने फिर से ओपन करी तो फिर से कर्सर कहाँ चला गया होगा, इनिशियल पोजीशन पर अपना आ गया होगा, क्योंकि वो अलग फाइल ओपन हो गई है ना। तो अब अच्छा मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और मैंने क्या करा, ये कोड लिख दिया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस रीड मेथड ने ऑल करेक्टर फ्रॉम द कर्सर नेक्स्ट पोजीशन पढ़ लिए होंगे, तो अब कर्सर कहाँ पहुंच गया होगा, कर्सर इस समय कहाँ होगा, रीड मेथड पूरा हो जाने के बाद कर्सर की पोजीशन क्या होगी फाइल में, लास्ट करेक्टर होगी, है ना। तो लास्ट करेक्टर पे हमारा पहुंच गया होगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि फिर से मैं ये काम करूंगा, तो अब बताओ
इस बार रीड मेथड क्या रीड करके लगा, क्लोज नहीं करा मैंने भी, क्लोज करने से पहले ही मैंने फिर से रीड लगा दिया। तो कर्सर कहाँ पहुंच चुका है, लास्ट कैरेक्टर पे। अब उसके आगे क्या है, कुछ नहीं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग आपको मिल जाती है, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि कर्सर के आगे कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए कि नहीं मुझे तो एक फाइल को 2 बार पढ़ना है पूरा, तब आप सोचोगे यार पहली बार पढ़ने के बाद तो कर्सर पहुंच जाएगा लास्ट पे, तो रीड लगाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। अब क्या करें, बताओ क्या कर सकते हैं, फाइल डॉट सीक, और क्या कर दें सीक में 0 डाल देते हैं। कर्सर फिर कहाँ पहुंच गया, 0 पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर पहुंच गया। अब जब मैं रन कराऊंगा तो दोबारा से फाइल हमारी पूरी रीड हो जाएगी। अब आप एक फाइल को ओपन करने के बाद जितनी चाहें उतनी बार इसी तरह से अपना रीड कर सकते हैं। समस्या समस्या गिनती की है। आपको कभी नहीं पता होगा कि जो आप फाइल में ढूंढना चाहते हो वो कौन से नंबर पे है। छोटी फाइल है तो आपने गिन लिया खोल के, अगर ये फाइल बहुत बड़ी होती तो आप गिन नहीं पाते कि मैं जो ढूंढना चाहता हूँ फाइल में वो कहाँ पर रखा हुआ। तो आप क्या करते हो, पूरी फाइल ही पढ़ते हो, और पूरी फाइल जब आपको मिलती है तो एज ए स्ट्रिंग आपको मिलती है। रीड मेथड जो भी आपको वापस कर रहा है एज ए स्ट्रिंग वापस कर रहा है, फिर उस स्ट्रिंग पर आप अपना सर्चिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या मैंने कहा उसको दोबारा देखते हैं। मुझसे कहा गया एक फाइल के करेक्टर को रीड करो और उनको अपर केस में प्रिंट कराओ। तो यहाँ पर जो भी मैं फाइल के करेक्टर रीड करता हूँ, चाहे 2 करूँ चाहे सारे करूँ, हमेशा मुझे स्ट्रिंग में रख कर दिए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एस की जगह उसका टाइप प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या मिला, यानी कि फाइल के सारे करेक्टर मुझे स्ट्रिंग में रखकर मिले हैं। तो क्या अब मैं इस पर वो सारे ऑपरेशन नहीं कर सकता जो स्ट्रिंग में मैंने सीखे थे, लोअर अपर या जितने भी और हमने कहा सारे कर सकते हैं। ये देखो अपर कर दो, अगर आपको ये पता करना है फाइल में कितने करेक्टर थे, तो जितने करेक्टर थे स्ट्रिंग के अंदर आ गए होंगे। अब स्ट्रिंग की लेंथ हम निकाल ही सकते हैं, लाइन ऑफ एस 60 करेक्टर है फाइल में, इंक्लूडिंग स्पेस न्यू लाइन सब। तो हम अगर किसी फाइल पर कोई ऑपरेशन करने की बात करते हैं तो वास्तव में वो फाइल पर ऑपरेशन नहीं होता। हम पहले फाइल को रीड करते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर और फिर उस स्ट्रिंग पर अपने ऑपरेशन करते रहते हैं। ठीक है, अब फाइल को रीड करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। पहला तरीका तो ये आ गया रीड करने का, दूसरा तरीका फाइल को रीड करने का। हमारे पास एक मेथड भी है, टेल। टेल माने क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, बताना। तो ये बताता है, क्या बताएगा, फाइल के कर्सर की पोजीशन। जिस समय ये कॉल किया गया है उस समय ये बताएगा कि अभी फाइल का कर्सर कहाँ पर है। अभी फाइल ओपन ही हुई है, कहाँ पर होगा कर्सर फाइल का। तो अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ पता करना पड़े कि मैं भूल गया कितने करेक्टर मैंने पढ़ लिए हैं, तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है कि 10 वहां पढ़ लिए, 4 यहाँ पढ़ लिए, 15 वहां पढ़ लिए, अब कर्सर यहाँ होगा। आप किसी भी पॉइंट पर फाइल के टेल मेथड से पूछ सकते हैं कि अभी कर्सर कहाँ पर है, सो डेट आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब आप आगे जो रीड करने जा रहे हो वो कहाँ से रीड हमारा होगा। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, 0 पर होती है, इसलिए आप जब भी रीड करोगे तो फर्स्ट करेक्टर से रीड होना शुरू अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइल को रीड करने का एक तरीका और है जिसका नाम है फाइल डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन हमारा जो मेथड है वो ये कह रहा है कि मुझे मत बताओ कितने करेक्टर पढ़ने हैं, मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक कि क्या ना मिल जाए, न्यू लाइन फाइल में ना मिल जाए। तो रीड लाइन पढ़ना शुरू करेगा, कहाँ से, कहानी वही है, कर्सर के नेक्स्ट करेक्टर से। तो जिस समय फाइल ओपन हुई है उस समय कर्सर 0 पे है। अब मैंने अगर रीड लाइन मेथड कॉल कर दिया तो कर्सर यहाँ पर है, पी से जस्ट बिफोर। रीड लाइन आपसे नहीं पूछेगा कितने, अपने आप शुरू हो गया। पी को पढ़ा, वाई को पढ़ा, टी एच ओ एन स्पेस आई एस, पढ़ता चला गया पढ़ता चला गया, ई तक पहुंच गया। अब ई के बाद उसे क्या मिली, न्यू लाइन। अब वो रुक गया, अब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा सिग्नल क्या है, रीड लाइन। न्यू लाइन करेक्टर तक मैं पढ़ूंगा,
कहाँ से पढ़ूंगा? कर्सर की नेक्स्ट पोजीशन से पढ़ना शुरू करूंगा। कहाँ तक पढ़ूंगा? न्यू लाइन करेक्टर तक पढ़ूंगा। अब P से लेकर न्यू लाइन तक एक स्ट्रिंग में रखकर सारे करेक्टर आपको दे दिए गए। अब आप उसे अगर प्रिंट कराएंगे तो P से लेकर न्यू लाइन तक के करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो न्यू लाइन है, जो नीचे न्यू लाइन आ रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं इस खेल को दोबारा खेलूंगा, अब रीड लाइन क्या बोलेगा? कर्सर कहाँ पर है, मैं उसके आगे तो फिर पढ़ना शुरू करूंगा। कहाँ तक पढ़ूंगा? जब तक कि क्या ना मिल जाए, अब कोई न्यू लाइन करेक्टर ना मिल जाए। तो इसका मतलब देखने वालों को लगेगा आई से लेकर कहाँ तक आ गए, अगली न्यू लाइन तक आ गए। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपनी फाइल लाइन बाय लाइन रीड करनी है तो आप रीड लाइन मेथड लगाकर रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी का एक और फ्लेवर है, और वो फ्लेवर है रीड लाइन्स। ऐसा लग गया, रीड लाइन। तो रीड लाइन क्या करेगा हमारा? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो रीड लाइन्स क्या करेगा यहाँ पर हमारा? रीड लाइन्स हमारी फाइल में जहां भी कर्सर होगा वहां से रीड करना शुरू करेगा, और उसके बाद कहाँ तक पढ़ेगा? न्यू लाइन करेक्टर तक पढ़ेगा। फिर उसके बाद रुकेगा नहीं, फिर शुरू हो जाएगा। और कब तक पढ़ेगा? जब तक फिर से ना आ जाए न्यू लाइन करेक्टर। तो ऐसा ये करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक कि सारी फाइल पूरी ना हो जाए। तो इससे एक बार में जितनी भी फाइल में लाइंस हैं सारी रीड हो जाती हैं। रीड लाइन जिसमें एस नहीं था वो एक बार में एक ही लाइन रीड करेगा। रीड लाइंस एक फाइल में जितनी लाइंस हैं एक ही साथ सबको पढ़कर एक लिस्ट में रखकर आपको देगा। इस बार आपको स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, इस बार आपको क्या मिलेगा? एक लिस्ट मिलेगी, और उस लिस्ट के अंदर क्या होंगी? फाइल की सारी लाइंस हमारी आ गई है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ लाइन्स आ गई है। बर्ल का नाम मीनिंगफुल दे दिया जिससे कि समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। पहली लाइन इंक्लूडिंग न्यू लाइन करेक्टर, दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन का न्यू लाइन करेक्टर नहीं आया, हो गई नहीं फाइल। एक काम करते हैं, ई के बाद जाके एंटर कर देते, और जब ई के बाद जाके एंटर किया, अब इसको उनको दोबारा चलाया, देखो यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में अगर किसी फाइल को रीड करना है तो तीन मेथड हमारे पास हो जाते हैं। पहला रीड, दूसरा रीड लाइन, तीसरा रीड लाइंस। रीड मेथड एक स्ट्रिंग आपको वापस करता है, कितने करेक्टर्स जितने आपने रीड से कहे हैं। ठीक है, नहीं कहे हैं तो ऑल करेक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। दूसरा रीड लाइन आपको वो भी स्ट्रिंग ला कर देता है, उस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स होंगे? न्यू लाइन तक के करेक्टर्स होंगे हमारे। रीड लाइन आपको लिस्ट ला कर देता है, और उस लिस्ट के अंदर क्या होगा? फाइल की लाइंस होंगी एज स्ट्रिंग। हर लाइन एज स्ट्रिंग ही लिस्ट के अंदर आएगी। ठीक है, एक आखिरी तरीका फाइल को रीड करने का। जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल अपने आप में इटरेबल है। फाइल अपने आप में इटरेबल है। इस बात का मतलब है कि आप सीधे फॉर लूप में फाइल को दे सकते हैं। फॉर लूप लाइन बाय लाइन आपकी फाइल को रीड कर लेगा। फॉर आई इन फाइल प्रिंट ऑफ। तो अभी तक आप फॉर लूप में यहाँ पर रेंज फंक्शन लिखते थे, स्ट्रिंग लिखते थे, लिस्ट लिखते थे, टपल लिखते थे। उसी तरह से फॉर लूप में आप यहाँ पर सीधा फाइल जो ओपन करी हुई है वो भी लिख सकते हैं। और जब आप उसे फॉर लूप को देते हैं तो फॉर लूप क्या करेगा? इस फाइल पर इंटरनली रीड लाइन मेथड कॉल करेगा। एक बार में एक लाइन आएगी, वो इस वेरिएबल में आ जाएगी, तो इसका नाम लाइन कर देते हैं ताकि आसान हो जाए समझना। पहली लाइन इसमें आ गई, प्रिंट हो गई। फिर फॉर लूप इस फाइल पर दोबारा कॉल करेगा रीड लाइन।
तो इस तरह से फॉर लूप ऑटोमेटिकली इस फाइल पर रीड लाइन मेथड कॉल करता हुआ चला जाएगा। तो ये कोड क्या करेगा, हमारी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करता रहेगा। कितनी लाइन हमें सोचने की जरूरत ही नहीं, जितनी होंगी अपने आप लाइन बाय लाइन हमारा फाइल रीड होता है। हर लाइन के बाद ये गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि जब रीड लाइन इंटरनली कॉल होता है तो साथ में न्यू लाइन करेक्टर भी आता है, और जब प्रिंट अपना काम खत्म करता है तो ये भी अपना एंड किससे करता है, न्यू लाइन से करता है। तो आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट के एंड को कंट्रोल कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। अगर आपको ये पता करना है फाइल में कितनी लाइन है और बेटर करना चाहते हो, तो काउंट की वैल्यू 0 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर लाइन तो प्रिंट करा ही रहे हो, साथ में काउंट भी प्रिंट कर दो, और काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो। 3 लाइन आ गई। ठीक है, तो आप अपनी फाइल को, कोई सी फाइल ले आओ सर, अब तो हमने कहा कोई सी फाइल ले आओ, बस टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। उस फाइल का डेटा लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम आपका रीड कर लेगा, पता चल जाएगी फाइल में कितनी लाइन है। अब बात आती है सर इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। कई बार हमें जरूरत पड़ती है जब हम लॉग फाइल्स को मेंटेन करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक का एग्जांपल लें, गूगल का एग्जांपल लें, तो आप जब फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक इस बात को मॉनिटर करता है कि रिक्वेस्ट कब आई, ब्राउजर कौन सा था, आईपी एड्रेस क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हमारा फेसबुक, अमेजन, गूगल ये सब मेंटेन करते हैं। तो एक दिन में करोड़ों यूजर फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक क्या करता है, एक फाइल मेंटेन करता है, और उस फाइल में जब भी कोई यूजर फेसबुक चलाता है तो उसकी ब्राउजर का आईपी एड्रेस और अदर डिटेल वो एक फाइल में सेव कर लेता है। तो उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग, LOG, लॉग फाइल के नाम से जानते हैं। दूसरा, आप अपने मोबाइल में जितनी भी ऐप चलाते हैं, तो आपने कोई ऐप कब टैप करी, कब चलाई, उसमें क्या करा, अगर वो क्रैश हुई तो कितने बजे हुई, क्या हुई, ये सब मोबाइल की ऐप अपनी एक फाइल में सेव करते रहती है। और जब आपकी ऐप क्रैश होती है मोबाइल में, तो वहां पर लास्ट में एक मैसेज आता है, सेंड रिपोर्ट। तो आप रिपोर्ट सेंड कर देते हैं, तो आपकी मोबाइल की जो लॉग फाइल है वो ऐप प्ले स्टोर पर जाके हमारी स्टोर हो जाती है। फिर वहां पे जो डेवलपर है वो उसको पढ़कर समझ जाता है कि इस वाले एंड्रॉइड के इस वर्जन में इतने बजे ये ऐप चलाई गई और इसमें ये दिक्कत हमारी आई है, तो डैट वो अगली उस ऐप का जो वर्जन रिलीज करेंगे तो उस तरह की प्रॉब्लम उसमें ना आए, उसको सही कर पाए। तो लॉग फाइल को हम जनरली मेंटेन करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब चलाया जाता है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए। वेबसाइट पर लॉग फाइल स्टोर होती हैं ये समझने के लिए कि कौन कब आ रहा है हमारा। ये लॉग फाइल कुछ नहीं होता, टेक्स्ट फाइल ही होती है। गूगल पे हम जो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पर हमने जो भी सॉन्ग सर्च करा, वो चीज एक लॉग फाइल में सेव हमारी होती रहती है। अब वो लॉग फाइल सोचो कितने काम की हो गई, बहुत काम की हो गई हमारी। हमने गूगल पर जाकर सर्च करा कोई मोबाइल फोन, वहां पर वो एक फाइल में सेव कर लिया उन्होंने कि भाई इस आईपी एड्रेस से ये वाली चीज सर्च करी गई है। वो फाइल तो बहुत काम की है, बिकेगी वो, उसको पैसे मिलेंगे उस फाइल के तो। क्यों, क्योंकि उस आईपी एड्रेस से अगर कभी फेसबुक चलेगा तो फेसबुक पर ऐड हम उसी चीज का दिखाएंगे ना जो उसने सर्च करा था गूगल पे कभी। अमेजन के पास, फ्लिपकार्ट के पास जितनी भी सर्च क्वेरी जाती हैं वो एक फाइल में सेव होती रहती है, उस फाइल की बहुत वैल्यू होती है। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनीज है उनको वही फाइलें चाहिए होती है। तो वहां से वो क्या करेंगे, उस फाइल से पता करेंगे कि इस आईपी एड्रेस से क्या ढूंढा जा रहा है, ताकि उस आईपी एड्रेस से जब भी कोई यूट्यूब पे गाना चले, कोई फेसबुक चले या कुछ भी चले, जहां ऐड दिखाने वाला कॉन्सेप्ट आता है वहां पर वही ऐड दिखाएंगे जो उसने सर्च किया था। तो पता बिक जाए कंपनी का प्रोडक्ट। तो ये सब कैसे करोगे, पहले फाइल पढ़ तो लो वो, तो ऐसे ही पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। गेमिंग एप्लीकेशन दूसरा एरिया हो गया, है ना। गेमिंग एप्लीकेशन, गेम जब आप बनाते हैं, किसी को देते हैं, तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि गेम आपने खेला, उसका एक स्कोर बना, कंप्यूटर बंद कर दिया आपने, दोबारा चलाया कंप्यूटर, गेम फिर चलाया, मैं चाहता हूँ ये दिखा दूं कि लास्ट स्कोर आपका ये था। कैसे दिखा दो, गेम तो खत्म हो गया था।
अगर वो एक वेरिएबल में स्टोर करोगे तो जो हमारा वेरिएबल है वो तब तक जिंदा रहता है जब तक प्रोग्राम चल रहा है। वेरिएबल खत्म, उसके अंदर का रखा डेटा खत्म। तो वेरिएबल के खत्म होने के बाद भी उसका डेटा जिंदा कहाँ रखें, फाइल में सेव कर लो, टेबल में कर लो डेटाबेस की, महंगा सॉल्यूशन होगा। डेटाबेस की टेबल तब यूज करी जाती है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। एक गेम का स्कोर ही तो स्टोर करना है, तो उसको हम एक सिंपल फाइल में स्टोर करना पसंद करेंगे रादर देन डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो वहां से अब वो गेम जब दोबारा चलेगा तो फाइल को रीड नहीं करेगा, तो कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा और कैसे करेगा जैसे हम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम फाइल को रीड कर रहे हैं, तो इसकी ढेरों एप्लीकेशन है। लॉग फाइल के साथ काम करना सबसे ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, उसके बाद गेमिंग एप्लीकेशन, जितनी गेम बनते हैं हमारे जो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं और जिनका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता, एक बार इंस्टॉल होने के बाद वो सारा का सारा डेटा उस गेम से रिलेटेड कहाँ सेव करते हैं, फाइलों में ही सेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं फाइलों से देखने की। अब इसका उल्टा है, अब हम किसी फाइल पर डेटा राइट करना चाहते हैं। आपने जो भी चीजें डेटा से निकाली हैं, अब जो रिजल्ट आपने निकाला, जैसे मैंने आपसे कहा भी आपके पास लॉग फाइल थी अमेजन की, तो आपने ये ढूंढ लिया इस आईपी एड्रेस से ये चीज बहुत ढूंढी जा रही है, तो ये बात कैसे बताओगे सामने वाले को। हम चाहते हैं एक फाइल में स्टोर कर दो रिजल्ट के लिए, जो आपने ढूंढा है वो एक रिजल्ट है, उसको एक फाइल में सेव कर दो, फाइल दे देना क्लाइंट को अपने, तो ये आपने हमें जो दी थी ये लो, उसका रिजल्ट ये लो और पैसे ले लो अपने काम करने के। तो कई बार जो भी हमने अपना रिजल्ट जनरेट करा है फाइलों से, वो वापस से एक रिजल्ट एक फाइल में सेव करने की बात हो रही है। और सोचो अभी तो आपने कहा था गेम वाली एप्लीकेशन में स्कोर बना, और हमने स्कोर को कहाँ सेव करना है, सेव कैसे कर लोगे, पहले फाइल पे लिखना तो आए हमारे लिए। आपने पढ़ना सीख लिया, पहले लिखा तो होगा आपने फाइल पे, तभी तो पढ़ लिया आपने। अब ऐसा तो है नहीं मैन्युअली जाकर टाइप करके आ गए, वो तो आपका जो एप्लीकेशन है गेम वाली वो खुद ऑटोमेटिकली रिजल्ट को राइट करेगी फाइल पर, है ना। तो इस तरह से अब सोचो, अभी आप जो कह रहे थे जैसे ही आपने कुछ सर्च करा अमेजन पे गूगल पे, तो लॉग फाइल में सेव हो गया, अपने आप सेव हो गया। एक कोड चला होगा ना सेव करने का, तभी तो सेव हो गया। ये तो मैंने कह दिया क्या सेव होता है कैसे, तो कैसे का कोड होता है ना, कैसे होगा वो हम सीख लेते हैं। तो अब क्या करना है, फाइल पर लिखना सीखना है, पढ़ना आ गया, अब लिखना सीखना है। तो वही ओपन फंक्शन कह रहा है बताओ जिस फाइल पे लिखना चाहते हो उस फाइल का पाथ मुझे एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट बता दो। तो हमने कहा डी ड्राइव के अंदर ही लिख दो और फाइल का नाम बना दो, मान लो abc.txt। अब ओपन को ये नहीं पता कि भाई ये फाइल अभी रीड होनी है कि राइट होनी है। अब कॉमा लगाकर सेकंड आर्गुमेंट हम क्या बताते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है, राइट। अब ओपन को पता चला कि इस फाइल को ओपन करना है राइट मोड। अब जब इस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तो हमारे पास वही फाइल हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर चीजें थोड़ी कंडीशनल है, रीड में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा आसान था। यहाँ पर चीजें थोड़ी कंडीशनल है, जैसे सर अगर जिस फाइल को मैं ओपन करके उस पर लिखना चाहता हूँ उस फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ हुआ तो ये डब्ल्यू मोड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, पुराना डेटा खत्म। अभी आप जो लिखोगे ताजा ताजा से उतना ही फाइल पे लिखा रहेगा, इससे पहले का डेटा abc.txt में अगर है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा केस, मेरे पास ये फाइल ही नहीं है तो रीड मोड में एरर आ जाती फाइल नहीं होने पर, राइट मोड में एरर नहीं आएगी। राइट मोड में फाइल को क्रिएट कर दिया जाएगा, लिखना ही तो है, अभी आप लिखोगे तो। रीड मोड में अगर एरर नहीं दे और फाइल बना दे तो लिखें क्या उस पर, इसलिए वहां पर एरर आ जाती है फाइल ना मिलने पर। राइट मोड में फाइल ना होने पर क्रिएट हो जाती है। तो जो डब्ल्यू मोड है इसका मतलब होता है क्रिएट और रिप्लेस। फाइल ना मिलने पर क्रिएट हो जाएगी और मिलने पर वो रिप्लेस हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी है ही नहीं abc.txt फाइल डी ड्राइव के अंदर, कहीं नहीं है, इसी के आजू बाजू कहीं बन जाएगी जब कोड चलाऊंगा तो। फाइल डॉट क्या लिखना है, जो लिखना चाहते हो वो लिख दो। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर विराट, तो विराट कहाँ पहुंचा आपका, फाइल के अंदर पहुंच गया। अब
अगर आपसे कहा जाए कि मैं इसकी एज भी राइट करूंगा और मान लीजिए कर दिया मैंने 32, एरर आ जाएगी। रूल है फाइल पर जो भी राइट होगा वो स्ट्रिंग होगी। आप इंटीजर फ्लोट फाइल पर राइट नहीं कर सकते। अगर आपको इंटीजर या फ्लोट को फाइल पर राइट करना है तो पहले आप क्या करेंगे, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तब आपका फाइल पे राइट हो सकता है। तो फाइल पे सिर्फ हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा पाइथन पे राइट हो सकता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी अगर मैं चलाऊंगा तो एरर हमारी आ जाएगी। ठीक है, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो अगर मुझे इसको लिखना पड़ा तो मैं str फंक्शन लगाकर पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तब जाके राइट करूँ। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर फाइल में राइट करना है, मान लीजिए कोहली। ठीक है, तो ये फाइल में जाकर राइट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पर ये भी सीखना होगा कि फाइल में जब आप कुछ राइट करते हैं तो वो एक के आगे एक राइट होता है। चाहे एक राइट मेथड लगाओ, चाहे दो लगाओ, चाहे तीन लगाओ, तीनों के तीनों फाइल में एक के बाद एक लिखना शुरू करते हैं। तो पहले लिखा विराट, टी के आगे 32 आ गया स्प्रिंग बनकर, टू के आगे के ओ एच एल आई आ गया, सब एक लाइन में पहुंच गए होंगे फाइल के अंदर, सारे के सारे एक लाइन में पहुंच गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। वो नया ट्विस्ट ये है कि जब आप फाइल पर डेटा राइट करते हैं तो आपके प्रोग्राम से फाइल पर डेटा सीधे राइट नहीं होता, बीच में एक बफर क्रिएट होता है। सारा डेटा जो आप राइट करते हैं ये डेटा इस बफर पर जाकर राइट हो जाता है, फाइल में पहुंचता ही नहीं। सर ये बात कैसे माने आपकी? हमने कहा मत माने, इसको मैंने रन करा दिया। सर ये 5 क्या है? जो भी राइट मेथड चलता है वो हमें ये बताता है कि मैंने कितने करेक्टर बफर पे राइट करे हैं। तो कितने करे उसने? 1 2 3 4 5। जब ये चला होगा तो इसने बताया होगा, ये चला होगा तो इसने ही बताया होगा। प्रिंट सिर्फ आखिरी वाले का हुआ है ना? फाइल में जाकर देखो ये तो पहुंच गया क्या? फाइल तो बन गई abc.txt वाली, ओपन करो, ये हमारा सिर्फ एक आया, बाकी कहाँ है? कोई नहीं। और ये भी जो आया होगा वो पहला वाला आया होगा। ठीक है, ना तो यहाँ पर आपका 32 है, ना यहाँ पर आपका कॉली है, कहाँ गए सारे हैं? बफर में रह गए। अब सर ये बफर से डेटा पहुंचेगा कैसे? बफर से डेटा फाइल में पहुंचाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप क्या करोगे, बफर के ऊपर फ्लश मेथड कॉल करोगे। तो आपको तो पता ही नहीं बफर चल रहा है, आप तो फाइल से डील कर रहे हो, तो आप लिखेंगे फाइल डॉट फ्लश। फ्लश करने से क्या होगा, बफर से सारा डेटा राइट होकर फाइल में पहुंच जाता है। पहुंच गया, हमने कहा देखो पहुंच गया होगा, सब एक के आगे एक आ गए होंगे। अब मान लीजिए मैं फ्लश करने के बाद कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं कल लिखो, मना थोड़ी हो गई। हमने लिख दिया यहाँ पर फाइल डॉट राइट इंडिया। अब ये कहाँ पहुंचा? बफर में। अब फाइल में नहीं पहुंचा, अभी क्या करना पड़ेगा फिर से? फ्लश। अच्छा, दूसरा रास्ता, आप फाइल को क्लोज जब करेंगे तो क्लोज भी अपने अंदर से फ्लश मेथड कॉल कर देगा। तो जब आप बीच बीच में से राइट करना चाहो फाइल पर, बफर से फाइल पर, तो फ्लश करते रहना, और जब आखिरी बार करना हो तो फ्लश की जगह सीधा क्लोज भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि क्लोज भी अपने अंदर से क्या करता है? फ्लश कॉल करता है। लेकिन क्लोज के बाद अब आप कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि फाइल क्या हो गई होगी आपकी? क्लोज हो गई। ठीक है, सब पहुंच गए, हमने कहा सब पहुंच गया। देखो एक के आगे एक सारे आ गए। सर ये एक के आगे एक आ रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं सोच रहे थे। तो आप क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे नई लाइन पर आएंगे।
तो जो आप सोचोगे उसका कोड बनाना पड़ेगा। आप चाहते हो विराट के बाद 32 न्यू लाइन पर आए, तो विराट के बाद न्यू लाइन लिखनी पड़ेगी। आप चाहते हो 32 के बाद न्यू लाइन आए, अब ये तो हम नहीं लिख पाएंगे इसके साथ स्लैश एन, तो अलग से आपको न्यू लाइन राइट करनी पड़ेगी। तो विराट के साथ न्यू लाइन तो यहाँ से राइट हो गई, फिर आगे 32 आ गया, बट 32 के बाद न्यू लाइन नहीं बनी, इसकी वजह से न्यू लाइन बन गई होगी। फिर कोहली आ गया, कोहली के बाद बन गई न्यू लाइन। ऐसे करके आप अपना अब खेल को बदलते हैं। मान लीजिए ये फाइल पहले से है और इस पर मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, ये सब पहले मैंने यहाँ पर फाइल में डाल दिया। ये फाइल पहले से ही है, पहले से मौजूद है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊंगा तो डब्ल्यू मोड क्या कहता है, अगर ये फाइल पहले से हुई तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, और अभी जो लिखा जाएगा वो कौन लिखा जाएगा, विराट ही लिखा जाएगा। पुराना डेटा खत्म, लिखाओ लिखा। सर ये तो गलत है, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो पुराना डेटा काम का हो सकता है, जरूरी थोड़ा डेटा एक बार में जनरेट होगा। डेटा तो समय के साथ जनरेट होता है, कुछ कल हुआ, कुछ परसों हुआ, कुछ 10 दिन पहले हुआ था, कुछ सालों से हो रहा था, तब जाके इकट्ठा हुआ है सारा डेटा, उसकी वैल्यू है ना। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर हमसे कहा गया अपना मोड बदल लो। डब्ल्यू की जगह क्या लगा लो यहाँ पर, एक मतलब क्या होता है, अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, अगर फाइल नहीं है तो बनाकर लिखेंगे, और अगर फाइल पहले से है तो आखिरी करेक्टर के आगे से लिखेंगे। तो इस बार फाइल पहले से है, हमने कहा है क्या है आखिरी करेक्टर, हमने कहा ए है। अब जब लिखा जाएगा तो ए के आगे से लिखा जाएगा, ए के आगे फिर से ये सब चीज आ जाएंगी। अब आप चाहते थे कि सर जो राइट हो वो न्यू लाइन से राइट हो, है ना। अब आप क्या करो, शुरू में ही के लगा दो, एक न्यू लाइन लगा दो, फिर से राइट हो जाएगा, पेंड मोड है, तीसरा फिर से मिलेगा, लेकिन इस बार न्यू लाइन से मिलेगा। ठीक है। फाइल पर राइट करने के दो तरीके हो गए, डब्ल्यू क्रिएट और रिप्लेस, अपेंड, क्रिएट और अपेंड। तो ज्यादा बार हम कौन सा यूज कर रहे होते हैं, अपेंड वाला यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही मोड पे दोनों काम हो जाए, अभी आपने अपेंड मोड पे लिखा हुआ है या राइट मोड पे लिखा हुआ है, अगर मैं रीड कर दूं तो, हमने कहा मना हो जाएगा, रीड नहीं कर सकते, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रेटेड। क्यों नहीं कर सकते रीड, क्योंकि ये राइट के मोड है, डब्ल्यू और ए। रीड में हम राइट नहीं कर सकते, है ना। तो जिस मोड में फाइल ओपन हुई है उसी मोड वाले काम ही उसमें हो सकते हैं, लेकिन एक मोड है हमारे पास जिसमें दोनों काम हो सकते हैं। मान लीजिए मैसेज डॉट टी फाइल पड़ी, आर प्लस, आर प्लस मोड क्या करता है, रीड एंड राइट दोनों काम करता है। पहले रीड, आर पहले रीड, उसके बाद फिर दूसरा काम प्लस कर देना, डेट इज राइट वाला काम कर देना। तो आर प्लस मोड पहले रीड करता है फिर राइट करता है। तो पहले इस फाइल का डेटा रीड कर लेते हैं जो भी है, फाइल डॉट रीड, जो भी डेटा आया उसको प्रिंट करा लिया। फाइल देखो, फाइल में बाय तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने इसी फाइल पर राइट कर लिख दिया, मैंने फाइल डॉट राइट, क्या लिखते हैं यहाँ पर, कुछ भी लिख दो, भारत लिख दिया। उसके बाद फाइल को, ये तो हो गया फाइल का डेटा पहले रीड कर लिया। अब फाइल पे जाकर देखोगे तो बाद में भारत भी लिख दिया। तो अगर आप एक ही फाइल से दोनों काम करना चाहते हैं तो हमारे पास आर प्लस मोड अवेलेबल है, आर प्लस मोड का यूज करके आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पूरे एक्टिविटीज को ध्यान से जब आप देख रहे हैं तो एक चीज आपको समझ में आ रही है कि क्लोज
इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा तो राइट के केस में तो हमारा फिर राइट ही नहीं होगा, या तो फ्लश करो। तो लास्ट में क्लोज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज हो सकता है डेटा बफर में रह जाए और पहुंचे ही ना फाइल के अंदर। तो पाइथन ने एक तरीका निकाला जिसका नाम है विद ब्लॉक। आप किसी भी फाइल को विद ब्लॉक में अगर ओपन करते हैं तो वो फाइल ऑटोमेटिकली हमारी क्लोज हो जाती है, आपको खुद से क्लोज मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कैसे, हमने कहा देखो, यहाँ लिखेंगे विद, उसके बाद ओपन करने का सिंटैक्स, फाइल को ओपन करने का जो सिंटैक्स था, ओपन, कौन सी फाइल बनाओगे, हमने कहा कोई सी बना दो, मान लो pqr.txt फाइल बना दो, और मान लो राइट मोड बना दो। तो फाइल ओपन हो गई। अब इस ओपन हुई फाइल को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एज लगाकर, एज वेरिएबल का नाम, जो हम यहाँ लिखते थे इस तरह से। इस चीज को विद ब्लॉक में इस सिंटैक्स में लिखा जाएगा, विद कीवर्ड एज इट इज लिखना है। ये वो एक्सप्रेशन है जो फाइल ओपन करता है, एज कीवर्ड एज इट इज लिखना है। ये वो वेरिएबल है जिसमें फाइल ओपन होने के बाद स्टोर हमारी। उसके बाद ये इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा, कॉलन, और इसके अंदर अब हम अपना फाइल को राइट करने वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने राइट मोड ओपन करी, रीड में करते हैं तो हम इस ब्लॉक के अंदर फाइल को रीड करने वाला काम करते हैं। सोचो मैं यहाँ पर लिखूं फाइल डॉट राइट फाइल, फिर लिख दिया मैंने फाइल डॉट राइट बाय, विद ब्लॉक से बाहर आ गया। जैसे ही मैं विद ब्लॉक से बाहर आया, ऑटोमेटिकली विद ब्लॉक ने फाइल पर क्लोज चला दिया, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज चल गया। और क्लोज चला होगा तो क्लोज के अंदर से क्या हो गया होगा, फ्लैश भी चल गया होगा, तो मेरी फाइल क्लोज भी हो गई, और बफर में कुछ अगर पड़ा भी होगा वो भी जाके फाइल पर हमारा राइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे प्रोग्राम जो लिखना चाहूँ वो लिखूँ, तो ये मैंने डन लिख दिया। तो ये बताओ, ये मैसेज फाइल पे जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, ये तो जुपिटर पे प्रिंट हो जाएगा ना, प्रिंट लगाया मैंने, फाइल पे तो वो गया होगा जो फाइल राइट करते समय आपने लिखा था। देखो जाके, ऑटोमेटिक क्या हो रही है, फाइल हमारी क्लोज हो रही है। दूसरा प्रूफ, अगर मैं फाइल पर फिर से राइट करूं मैन्युअली तो एरर आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइल ओपन हुई और विद ब्लॉक के अंदर और विद ब्लॉक के बाहर ऑटोमेटिकली फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई, और क्लोज फाइल पर आप कुछ लिख नहीं सकते, एरर आ जानी चाहिए। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, हाँ वही क्लोज, लाइन नंबर 6 पर क्लोज हो गई है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, विद ब्लॉक खत्म, फाइल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से फाइल को रीड करना, फाइल पर राइट करना, ये सारे ऑपरेशंस को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। फाइल हैंडलिंग और ज्यादा मीनिंगफुल कब होती है, और ज्यादा मीनिंगफुल तब हो जाती है, जैसे मैंने लॉग वाला एग्जांपल दिया था, ढूंढना है ना, कि मुझे ढूंढना है कि भाई नॉर्थ के आईपी एड्रेस से क्या रिक्वेस्ट आ रही है। अब मुझे ये पता नॉर्थ का आईपी एड्रेस इस सीरीज से शुरू होता है, आगे का बदलेगा, बट शुरुआती मुझे कुछ पता है। तो मुझे वो सारे आईपी एड्रेस ढूंढने हैं जो इस सीरीज के अंदर आते हैं। अब इसको ढूंढने के लिए पहले तो फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए, फिर फाइल हैंडलिंग का डेटा स्ट्रिंग में आ गया। अब उस पर मैं कैसे ढूंढूं कि इस सीरीज से शुरू होने वाले सारे आईपी एड्रेस मुझे लाकर दे दो, एग्जैक्ट नहीं पता है ना। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, तो एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रेजेक्स। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा फाइल हैंडलिंग टॉपिक को और ज्यादा बूस्ट कर देता है, और ज्यादा उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। तो कल इसको पढ़ेंगे हम लोग, रेगुलर एक्सप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड फॉर्म वैलिडेशन। मतलब आप किसी फील्ड में जाएंगे आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर हम अपने डेटा एनालिटिक्स की बात करें
और फुल स्टैक की बात करें तो दोनों में ही इसका काफी यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए आज इतना ही, कल मिलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन।